नमस्कार किसान भाइयों बहनों, आप सभी का स्वागत हमारे कार्यक्रम कृषि दर्शन में। मैं हूं मुकुल शर्मा। कृषि दर्शन में लगातार आपको हम जानकारी देते हैं कृषि क्षेत्र में कौन से नए शोध किए जा रहे हैं, क्या कुछ नया है जिससे आपको फायदा हो सकता है। आज के कार्यक्रम में जो आपके सवाल, आपकी चिट्ठी, आपके खत हमारे पास जो आते हैं, उनके जवाब हम आपको दिलाते हैं हमारे विशेषज्ञ से। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं खबरें खेती की। भारत और इजराइल कृषि क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध। प्रगतिशील किसान ने पौध चयन विधि से सोयाबीन की पंडरनाथ एक किस्म का किया विकास। और कपास में जड़ गलन एवं विगलन रोग का निदान। नमस्कार, खबरें खेती की में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय मंत्री श्री राधा मोहन सिंह से आज इजराइल के कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री यूरी एरियल की अगुवाई वाले इजरायली प्रतिनिधि मंडल ने भेंट की। इस दौरान भारत और इजराइल के बीच कृषि क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग से जुड़े मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। दोनों ही पक्षों ने दोनों देशों के बीच कृषि एवं संबंध क्षेत्रों में सहयोग की दिशा में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। दोनों ही पक्षों ने कृषि क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को और अधिक बढ़ाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की, जो इस तथ्य से साफ जाहिर होती है कि बागवानी के क्षेत्र में वर्ष 2015 से लेकर वर्ष 2018 तक की कार्य योजना के तीसरे चरण को हाल ही में दोनों देशों द्वारा अंतिम रूप दिया गया है। इस कार्यक्रम के तहत विभिन्न फलों एवं सब्जियों की खेती के लिए 21 राज्यों में 27 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं, जिनमें से 15 उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना का काम पूरा हो चुका है। यही नहीं, दोनों ही पक्षों ने ये उम्मीद जताई कि सहयोग को जारी रखते हुए दोनों देश अनेक नए क्षेत्रों में भी एक दूसरे की सरकारों एवं कारोबारियों के बीच सहयोग की शुरुआत कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के किसान काशीनाथ लोखंडे ने सोयाबीन की पंडरनाथ एक किस्म पौध चयन विधि द्वारा विकास करके NIF यानी राष्ट्र नव प्रवर्तन प्रतिष्ठान भारत में प्रगतिशील किसान के रूप में अपना नाम दर्ज करा लिया है। ये किस्म अच्छे उत्पादन के साथ रोग रोधी भी है, इसलिए इसे गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा कर्नाटक के किसान भी उगा रहे हैं। सोयाबीन की पंडरनाथ एक किस्म प्रगतिशील किसान काशीनाथ लोखंडे द्वारा विकसित की गई है। ये किस्म कम व अधिक वर्षा के प्रति सहनशील तथा 95 से 105 दिन में पककर तैयार हो जाती है तथा किसानों के बीच काफी प्रचलित है। किसान काशीनाथ अन्य फसलों में भी इस तरह का शोध करते रहते हैं। मेरे साथ में मेरे भाई काशीनाथ नारायण और लोखंडे भी सतत काम करते हैं और उनकी मेहनत का परिणाम है ये मैं कि भारतीय कृषकों के समक्ष मेरी पंडरनाथ एक वैरायटी प्रस्तुत कर सका। यह वैरायटी वर्तमान में भारतवर्ष में उपलब्ध सारे सोयाबीनों से ज़्यादा प्रोडक्शन देती है और इसका उत्पादन करीब औसत उत्पादन 15 क्विंटल प्रति एकड़ है। इसके ऊपर येलो मोज़ेक वायरस नाम की बीमारी, जो सोयाबीन की सबसे घातक बीमारी है, उसका प्रकोप नहीं होता है। गर्डल बीटल का प्रकोप नहीं होता है। इस किस्म के वैरायटी के पौधे में कम से कम 150 और अधिकतम 400 तक फलियां पाई जाती है। वर्तमान में यह वैरायटी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के खासकर विदर्भ क्षेत्र में भी करीब 30% क्षेत्र में लगाई जा रही है। कपास की फसल को हमारे देश में व्हाइट गोल्ड के नाम से जाना जाता है। किसान अपनी भरपूर मेहनत द्वारा इसकी अधिक पैदावार लेने में कोई कमी नहीं रखते हैं। फिर भी इस फसल में कई रोग एवं बीमारियों का खतरा रहता है, जिससे इसकी पैदावार में कमी आ जाती है। इन बीमारियों को दूर करने के लिए हमारे कृषि वैज्ञानिक शोध कर रहे हैं। कपास एक नकदी फसल है, जिसमें आम फसल की तुलना में सबसे ज्यादा कीड़े एवं बीमारियां लगती हैं। कपास के मृदा जनित रोग, जड़ गलन एवं विगलन रोग का नियंत्रण जैविक नियंत्रण द्वारा ही संभव है। ये रोग देसी कपास में ही होता है। इसके नियंत्रण के लिए ट्राइकोडर्मा और सूडोमोनास द्वारा बीज उपचार करके दूर किया जा सकता है। इस ओर केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान के क्षेत्रीय स्टेशन सिरसा के वैज्ञानिक अनुसंधान में लगे हुए हैं। वर्तमान में पर्यावरण सुरक्षा, मानव स्वास्थ्य और को अनुकूल परिस्थिति को देखते हुए जैविक नियंत्रण बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान निभाता है।
इनके सफलतापूर्वक रोग नियंत्रण के लिए ट्राइकोडर्मा और स्यूडोमोनास का उपयोग किया जा सकता है। इन रोग नियंत्रण के लिए केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान क्षेत्रीय स्टेशन ने महत्वपूर्ण कार्य किया है। रोग नियंत्रण के लिए ट्राइकोडर्मा और स्यूडोमोनास द्वारा बीज उपचार किया जा सकता है। बीज उपचार के लिए 2.5 ग्राम से लेकर 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा एंड स्यूडोमोनास प्रति किलो के हिसाब से बीज उपचार करना चाहिए और मृदा उपचार 2.5 केजी से लेकर 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से कर सकते हैं। इसके उपयोग के लिए अच्छी रिजल्ट प्राप्त करने के लिए किसान को ट्राइकोडर्मा एंड स्यूडोमोनास 100 किलो खाद में अच्छी तरह से मिलाकर उसमें पानी का छिड़काव करके 10 से 15 दिनों के लिए ढककर छाया में रखना चाहिए। जड़ और पादप वृद्धि भी सहायक होता है। ट्राइकोडर्मा और स्यूडोमोनास से पौधे में अत्यधिक उपज क्षमता होती है, साथ ही साथ रोग कारकों से लड़ने के लिए रोग रोधी क्षमता का भी विकास होता है। खेती किसानी में मौसम का महत्वपूर्ण योगदान होता है। देश की अधिकतर खेती मौसम पर ही आधारित है और मौसम की सही जानकारी होने से किसान अच्छा फसल उत्पादन करने में सफल होता है। तो आइए अब लेते हैं मौसम की जानकारी। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में जम्मू और कश्मीर सहित हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में 1 या 2 स्थानों पर बारिश या बर्फबारी होने की संभावना है। अगले 24 घंटों में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी बारिश हो सकती है। वहीं अगले 24 घंटों में बिहार और उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। खेती की खबरों में आज बस इतना ही। कृषि दर्शन कार्यक्रम में और अधिक रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए आप देखते रहिए हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन। नमस्कार। कार्यक्रम में यहाँ फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटी सी ब्रेक का। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के बाद जो आपके सवाल हैं उनके जवाब देंगे हमारे विशेषज्ञ। जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत हमारे कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, आज शुक्रवार का दिन है और आप सभी इंतजार कर रहे होंगे बेसब्री से जो आपके सवाल यानी आपकी चिट्ठी के जरिए हमारे पास पहुंचे हैं उनको हम शामिल करें। तो चिट्ठियां हमारे पास काफ़ी सारी पहुंची हैं और वही जवाब देने के लिए हमारे साथ आज जो विशेषज्ञ मौजूद हैं वो हैं डॉक्टर राजेंद्र सिंह, जो कि लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय हिसार के रोहतक केंद्र में प्राध्यापक हैं। तो चिट्ठियां हमारे पास काफ़ी सारी पहुंची हैं और उनमें से अब जो पहली चिट्ठी है वो मैं यहाँ पढ़ने जा रहा हूँ। यानी पहला जो सवाल हमारे पास आया है ये है हरियाणा से। हमारे साथ जो किसान हैं जिन्होंने अब ये हमें खत लिखा है, राजवीर हैं हसनगढ़ झज्जर से, और वो लिखते हैं कि उनकी जो भैंस है 2 महीने पहले ब्याही थी, उसका एक थन सूजा हुआ है, इसकी वजह से दूध भी कम दे रही है, इसका क्या उपचार किया जाए? इसका मुख्य कारण है कि थन के जहाँ दूध निकालते हैं पशु का जो है वहाँ पे साफ़ सफाई ना होना। कई बार जो है ना काटड़ू बाछड़ू जो है दांत लगा देता है थन के ऊपर। और तीसरा है जो है हमारा जो तरीका है दूध निकालने का, पूर्ण हस्तविधि के बजाय जो हम अंगूठा दबा के निकालते हैं, इस कारण जो है ना थन का जो सुराख है उसमें कई बार कीटाणु प्रवेश कर जाते हैं, तो इस वजह से जो है थन खराब हो जाता है, थन पे सोजिश आ जाती है। तो इसका उपचार के लिए जो ये संक्रमण वाला रोग है, ख़ास तौर से जो है सफाई रखें जहाँ दूध निकालते हैं पशुओं का। दूसरा जो है इसका उपचार सही करवाना है तो आप नज़दीक की जो प्रयोगशाला है उसमें दूध की जांच कराएं
और उससे पता लग जाएगा कौन सा जो है संक्रमण इसमें है और कौन सी दवाई जो है काम करेगी। बाकी जो स्थान की सफाई है ये बहुत विशेष महत्व रखता है। और दूसरा, इसमें जो दूध निकालने से पहले हाथ साफ होने चाहिए जो दूध निकालने वाला आदमी है, और उसके जो दूध निकालने से पहले भी लाल दवाई से थन को साफ करें और बाद में भी साफ किट से जो है उस पर स्प्रे करें, ताकि जो है संक्रमण उसमें ना फैले दूसरे थनों में भी और पशु में ये बीमारी थनेला की ना आए जो है। और जो दूसरी चिट्ठी है डॉक्टर साहब हमारे पास, ये है बच्चू सिंह मीना जी की, जो कि सिरोही राजस्थान से हमें लिखते हैं। देसी गाय की डेयरी शुरू करना चाहते हैं ये, तो सरकार की तरफ से क्या और कहां से इनको मदद मिल सकती है? जो गायों की सबसे पहले नस्ल का चुनाव करना है, इसमें देसी में साहिवाल, थारपारकर और राठी 3 नस्लें जो है इस इलाके के लिए, राजस्थान के लिए बहुत ही बढ़िया रहेंगी। और इसमें साथ में जो सरकार की मदद है वो गोकुल मिशन के तहत जो है ना दूध के आधार पे प्रतियोगिता करवा के उस पे भी इनाम की राशि मिलती है। ख़ास तौर से कुछ राज्यों में जैसे देसी गायें हैं, अपने जो प्रांत की है थारपारकर है, तो उसके 6 लीटर पे मैं समझता हूँ कि दूध दे रही है तो 10,000 रुपये उसके मालिक को सालाना जो है प्रोत्साहन राशि के रूप में मिलेंगे। इसी तरह साहिवाल का जो है दूध के आधार पे प्रतियोगिता में अगर 8 लीटर दूध प्राप्त कर रहा है मालिक गाय से, तो उसमें उसके मालिक को 10,000 रुपये सालाना इनाम के तौर पे, और 14 लीटर जो से ऊपर जो है गाय दूध दे रही है तो उसके मालिक को सालाना जो 20,000 रुपये प्रोत्साहन राशि के रूप में मिलेगी। और भी जो है अन्य मदद सरकार की तरफ से, जैसे घर व्यवस्था है, नस्ल के लिए है, तो दे रहे हैं सरकार। तो इसका फ़ायदा उठा के मैं कहूँगा एक जो है कामयाब डेयरी का संचालन भाई कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जो तीसरी चिट्ठी हमारे पास है, कई सारी चिट्ठियां हैं, कोशिश हम करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा सवाल उनको शामिल कर सकें। अगली चिट्ठी है गांव आतुर उस्मानाबाद से, विजय बोलदेही लिखते हैं। उनके जो पशु हैं उनकी देखरेख कैसे कर सकते हैं जिससे दूध उत्पादन जो है वो बढ़ सके और उन्हें फ़ायदा मिले? अगर सीधी शीतलहर की जो है चपेट में पशु आता है तो उसका दूध का उत्पादन कम हो जाता है। अगर हरे चारे जो है ना कम दे रहे हैं, संतुलित आहार नहीं दे रहे, ख़ास तौर से जो अब मौसम है सर्दी का, इसके अंदर हम संतुलित आहार पशु को देंगे तभी जो है पशु संपूर्ण जो है ना भोजन ग्रहण करेगा और उससे पूरा उत्पादन देगा। अगर किसी में मिकदार कम है, ऊर्जा की मात्रा विशेष तौर से जो इस मौसम में जो है अधिक ज़रूरत पड़ती है, अगर ऊर्जा नहीं है, कम है ऊर्जा की मात्रा, संतुलन नहीं है आहार के अंदर, तो पशु अधिक खाएगा और उत्पादन उसका घट जाएगा। ये अनावश्यक जो है खर्च बैठ जाएगा पशुपालक के ऊपर। तो इसलिए मेरा सुझाव है सीधी शीतलहर से बचा के गुड़ आंवटी के जो है जो पानी गुड़ में आंवटी मिला के मैं कहूँगा खुराक दें, साथ में संतुलित आहार दें जिसमें अनाज की मात्रा 60 से 65% तक बढ़ा दें, ताकि पशु को पूरी जो है ऊर्जा प्राप्त हो और इससे उसका दूध का उत्पादन बना रहे। साथ में हरे चारे और सूखा चारा भी देना आवश्यक है। सूखा चारा रात को भी देना जरूरी है, इससे भी पशु को गर्मी महसूस होगी। सर्दी के मौसम में सूखा और हरा चारा मिला के पशु की खुराक की दाने के साथ जो है पूर्ति करें, तो मैं कहता हूं कि उसका दूध उत्पादन बना रहेगा। जो अगली चिट्ठी हमारे पास है, अगला खत जो हमारे पास है, ये है बटाला पंजाब से। सुखजीत कौर और अमनजीत सिंह ये जानना चाहते हैं कि इस समय कौन सा हरा चारा लगाएं ताकि आने वाले समय तक जो पशु है उनको हरा चारा मिलता रहे, और उसके साथ साथ मुर्रा भैंस की क्या पहचान है और ये कहाँ से मिल सकती है? सबसे पहले जो हरा चारा है उसका अभी चला हुआ है बरसीम, और जो है ना साथ में जई है और कुछ सरसों का जो है ना इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मार्च के महीने में मैं कहूँगा बीच का मार्च के मध्य में जो है ना मक्का है, ज्वार है और लोबिया है, ये चारे लगा सकते हैं। और क्योंकि जो है ना ये जो बरसीम है और आपकी जो जई है, ये बरसीम ख़ास तौर से जो है ना आपकी चलेगी मई के पहले सप्ताह तक। उससे पहले जो है ना अगर बिजाई हम मार्च के महीने में आखिर में या बीच में करेंगे तो उस वक्त तक जो है आपका हरा चारा जैसे आपकी मक्का है और जो ज्वार है, लोबिया है, ये आवश्यक रूप में आ जाएगा। और हरा चारा सारा साल प्रबंध करके मैं कहूँगा कि आप जो है पशु के उत्पादन बढ़ा सकते हैं और किफ़ायती भी।
फरवरी के लास्ट में या मार्च के पहले सप्ताह में जो बरसिम की अधिकता होती है, इस टाइम पे बरसिम की कटाई बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी आती हैं, तो इस वक्त आप हे बना के चारा जब कमी होगी मई के महीने में बरसिम की, तो हे का आप कटाई करके और जो है उसको छाया में सुखा लें और जो उसकी करेली लगाते रहें, उसमें नमी की कमी हो जाएगी। फिर उसका भंडारण करें, नमी वाली जगह जो है भंडारण न करें। और जब मई के महीने में बरसिम ख़त्म हो जाएगी तो आप ये चारा खिला सकते हैं। जैसे बरसिम खिलाई है उतना ही मैं कहूँगा कि दूध उत्पादन बढ़िया रहेगा और जो है ना बड़े बीघा जो है। मुर्रा भैंस के जो पहचान है ख़ास तौर से सींग, रूंढा और तीर कमान की तरह मैं कहूँगा कि मुर्रा भैंस की जो आकृति होती है, आगे से भीड़ी, मुंह छोटा और पीछे से जो जिसकी लेवटी की तरफ से बहुत चौड़ा जो है ना पीछे से होता है, और जिसकी ख़ास तौर से बढ़िया कारगर जो है ना भैंस वही होगी जिसकी थनों की तरफ मोटी मोटी नसें खून की आ रही हैं और थन जो है ना दूरी स्थित पर जो है ना लेवटी में दूरी स्थित पर अगर इस तरह नज़दीक हैं तो कम दूध देने वाला पशु होगा। साथ में चमड़ी जो है ना काली और पतली होगी और शरीर पे जो है ना कहीं भी सिर्फ कुकड़ी से नीचे जो है 6 इंच जो है सफ़ेद बाल होते हैं। और जो है ना इस प्रकार से मुर्रा भैंस का आप चुनाव करके, और मुर्रा भैंस की जो मिलने का जो स्थान है ख़ास तौर से वो रोहतक ज़िला है हरियाणा के अंदर, वहाँ से आप बढ़िया से बढ़िया जो है ना भैंसें ले सकते हैं और अपना जो पशुपालन का व्यवसाय है वो अच्छी प्रकार से कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं हमारे पास आगे। जो अगली चिट्ठी है ये है सहारनपुर उत्तर प्रदेश से महेश कुमार हैं जिन्होंने ये चिट्ठी लिखी है। महेश कुमार लिखते हैं कि वो डेयरी चलाते हैं, इसके साथ साथ दूध प्रसंस्करण का कार्य बढ़ाना चाहते हैं। किस भैंस से ये प्रसंस्करण का जो काम है वो अच्छे से कर सकते हैं, उसका प्रशिक्षण इनको कहाँ से मिलेगा, क्या इनको करना होगा, ये जानकारी ये लेना चाह रहे हैं। इसके प्रशिक्षण में कहूँगा जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं आपके नज़दीक के, उनमें विशेषज्ञ हैं पशुपालन के और दूध से बनने वाले पदार्थ व व्यंजन जो है ना उसके बारे में जो लिखे हुए जो कुछ मटेरियल और साथ में जो है ना प्रपत्र हैं जो ने उससे आप पढ़ के और प्रशिक्षण लेके जो दूध का संस्करण है वो अच्छी प्रकार जो करके आप अपनी जो पशुपालन के माध्यम से वो काफ़ी जो है आमदनी बढ़ा सकते हैं। जो अब हम शामिल करने जा रहे हैं जो अगला खत, अगली चिट्ठी हमारे पास है, ये हमें भेजी है विष्णु सेन गुप्ता जी ने डिब्रूगढ़ आसाम से। ये जानना चाह रहे हैं डॉक्टर साहब कि इनका एक मुर्गी फार्म है और समय के अनुसार कैसे देखरेख की उसकी कर सकते हैं ताकि अंडा और मांस का सही उत्पादन हो और इन्हें मुनाफा ज़्यादा मिल सके। जो उपयुक्त जो तापमान है मुर्गी के पालन के लिए, जब मैं कहता हूँ कि 21.1 यानी 21-22 के बीच में जो है ना बहुत उपयुक्त जो है ना इसका तापमान है, तो इसलिए जो प्रबंध करना है आपने सर्दी से बचाने के लिए, ख़ास तौर से 17 डिग्री तक जो है आ जाता है इस टाइम पे, तो आपने जो मुर्गी घर है उसके अंदर जो है ना ब्रूडर, अगर बच्चे छोटे लेके आए हैं तो ब्रूडर का जो है तापमान शुरू में आपने 95 डिग्री फ़ारेनहाइट रखना है और हर सप्ताह जो है ना घटा के 5 डिग्री फ़ारेनहाइट आप 70 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जब रखें, क्योंकि ये सबसे उपयुक्त जो तापमान है मुर्गी घर में वो 70 डिग्री फ़ारेनहाइट है मुर्गियों के लिए। तो 70 डिग्री फ़ारेनहाइट के लिए दूसरा जो इसके लिए इंतजाम आप कर सकते हैं वो ऊपर बल्ब लगा सकते हैं। 60 वाट का बल्ब एक मुर्गी घर में 200 वर्ग फीट का जो एरिया है उसके लिए काफ़ी है। और ठंड से बचाने के लिए कई बार बुखारी वगैरह भी लगा देते हैं, तो बुखारी का ये ध्यान रखें कि घर के अंदर धुआं वगैरह उससे ना बढ़े, तो साफ़ हवा जो ना ताकि उसकी जो ना ठीक रहे, तो आपने तापमान का जो ध्यान रखना है। और एक दूसरा जो कई बार सूर्य नहीं निकलता उस वक़्त जो है ना कम से कम आपने 16 घंटे जो है ना लाइट देनी ज़रूरी है, यानी कि तापमान देना ज़रूरी है, क्योंकि सर्दी के मौसम में दिन 10-10 घंटे रह जाते हैं, तो 3 घंटे पहले लाइट जो है ना जलाएं जो सूर्य निकलने से पहले, और 3 घंटे बाद में जो सूर्य छिपने के बाद, यानी कि 16 घंटे उसको तापमान देना मुर्गी घर के अंदर मुर्गियों को बहुत आवश्यक है ताकि उनका उत्पादन पूरा बना रहे। और छोटे बच्चों को भी ठंड से बचाने के लिए मैंने बताया आपको ब्रूडर का जो तापमान नए लेके आए हैं तो उनको 95 डिग्री फ़ारेनहाइट के ब्रूडर के नीचे रखें, क्योंकि एक चूजे को जो है ना 2 वाट बिजली और 7 वर्ग इंच जो है जगह के हिसाब से अगर देखें, वो जो चूजे हैं
वो ब्रूडर के नीचे इकट्ठे होते हों तो समझ लो जो तापमान आप दे रहे हैं तो वो कम है, इससे उनको ठंड लग रही है। तो ऐसी अवस्था में आपने बल्बों की संख्या बढ़ा देनी है। अगर वो दूर भागते हैं ब्रूडर से तो आप जो है ना उसके बल्बों की जो है संख्या कम करें या कम वाट का जो है बल्ब लगाएं। और हर सप्ताह मैं कहूँगा कि 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से 5 डिग्री फ़ारेनहाइट कम लाते जो 70 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान रखें। ये सबसे उपयुक्त है मुर्गी घर का तापमान मुर्गी पालन के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर राजेंद्र सिंह, आपने हमारे किसान भाइयों की चिट्ठियों का जवाब दिया जिससे उनको और बेहतर जानकारी आज मिल सकी। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। जुड़िए हमारे साथ ट्विटर पर twitter.com/कृषिदर्शन-DD, फेसबुक पर facebook.com/कृषिदर्शन-DD और देखिए कृषि दर्शन अब YouTube पर भी youtube.com/user/कृषिदर्शन-DD। भेजें हमें मेल कृषिदर्शन-DD@gmail.com पर। तो हम उम्मीद यही करते हैं कि आपके जो खत हैं लगातार हमारे पास पहुंचते रहेंगे और हम आपके सवालों के जवाब यूं ही देते रहेंगे। फिलहाल वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन कल आप देख सकेंगे कृषि मंत्रालय द्वारा निर्मित फिल्म निर्यात के लिए अंगूर।